इस स्टेशन पर चंद मुसाफिर भी डिब्बे से बाहर आए। ये ज़्यादातर चाय की फ़िक्र में ही उतरे थे। एक दो मूंगफली के ठेले की तरफ भी बढ़े। इस लहीम से शहीम शख्स ने प्लेटफॉर्म पर आकर गाड़ी के डिब्बे पर नज़र डाली। इस डिब्बे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो पूरे इत्मीनान से डिब्बे में दाखिल हो गया और एक मुनासिब जगह देखकर फर्श पर बैठ गया। इसने कंबल इस तरह ओढ़ा हुआ था कि इसका चेहरा छुप गया था, बस नाक और मुंह का थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। वो अपनी चाल ढाल और लिबास से कोई मजदूर दिखाई दे रहा था। किसी मुसाफिर ने इस पर कोई तवज्जो न दी। ये दराज कद लंबा चौड़ा आदमी जिस डिब्बे में चढ़ा था, इससे मुल्क बोगी में एक बारात जा रही थी। बोगी रिजर्व थी, इसमें बारातियों के अलावा कोई मुसाफिर ना था। रास्ते में बहुत से मुसाफिरों ने बोगी खाली देखकर इस पर चढ़ने की कोशिश की थी, तो इन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया था। अब भी बड़े स्टेशन पर कुछ मुसाफिर इधर आने की कोशिश करते थे। अब इन लोगों ने बोगी के दरवाजे से अंदर आना बंद कर लिया। बोगी में खूब हंगामा हो रहा था। बाराती अपनी अपनी पसंद की टोली बनाए बैठे थे। लड़के ताश खेलने में मशगूल थे, लड़कियां गानों में मसरूफ थीं। ये तय किया गया था कि पूरी रात कोई सोएगा नहीं। यूँ ट्रेन में वैसे भी नींद कहाँ आती है, लेकिन कुछ नींद के रसिया ऐसे भी थे जिन्हें सूली पर भी नींद आ जाती थी। जब ऐसे लोग सोने की कोशिश करते तो इन्हें फौरन उठा दिया जाता, इनके ऊपर से कंबल खींच दिया जाता या लड़कियों से ढोलक लेकर इनके कान पर बजाई जाती, तो वो बेचारा खसिया कर उठ जाता और कहता, मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो ऐसे ही लेटा था। लड़कों ने एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी कि वो पूरी बोगी में घूम फिर कर देखे और उसे जहां भी कोई सोता हुआ नजर आए फौरन थाने में आकर इतला दे। इस बारात के मोमर लोग यानी दूल्हा के अब्बा, ताया, चचा और मामू वगैरह इन लोगों के हम उम्र दोस्त ही होंगे, एक कोने में अपनी महफिल जमाए हुए थे। किस्से कहानियां चल रही थी, आप बीती और जग बीतियां सुनाई जा रही थी। फिर तय हुआ कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या सुनाए। फिर बात होते होते जिन्नात पर ठहरी। सबसे पहले मैं आपको एक वाक़या नहीं, दो वाक़यात सुनाऊंगा। फुरकान मामू ने अपने गिर्द कंबल लपेटते हुए कहा, ये दोनों वाक़यात सच्चे हैं, मैं बजाते खुद इनका ऐनी शाहिद हूँ। मामू, क्या आपने भी जिन देखे हैं? अब्दुल्ला अकबर ने पूछा। अकबर को किस्से कहानियों से बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए जब इसे मालूम हुआ कि बड़ों की महफिल में किस्से कहानियां चल रही हैं और ये किस्से भी जिन्नात के चल रहे थे। फुरकान मामू ने बताया कि हमारे गांव में एक पार्टी और भी नमाजियों को उठाने के लिए आती थी। ये लोग सूफी साहब से बहुत पहले आते थे। इस वक्त गहरा अंधेरा छाया हुआ होता था। ये लोग ढोलक की थाप पर कुछ गाते हुए गुजर जाते। वो क्या गाते थे ये समझ ना आता। आवाज़ों से महसूस होता कि 3-4 आदमी हैं। ये लोग गाते बजाते तेज़ी से गली से गुजर जाते। ये कौन लोग थे किसी को मालूम ना था। मोहल्ले के सब लोग इन्हें फ़कीर ही समझते थे। मैं इन दिनों 8वीं या 9वीं में पढ़ता होऊंगा। मेरे हम उम्र लड़कों ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि हमें भी मोहल्ले के लोगों को उठाने के लिए कुछ करना चाहिए। ढोलक किसी से मिलना तो मुश्किल था, लिहाजा ये प्रोग्राम बना कि टीन के कनस्तर से ढोलक का काम लिया जाए और कोई कवाली गाते हुए गलियों से गुजर जाए। खैर, सुबह को जब मेरी आंख ढोलक और गाने की आवाज़ से खुली तो मैं खामोशी से ऊपर से उतर आया और दरवाजे की कुंडी खोलकर चुपचाप इन लोगों के करीब। मैंने घर का दरवाज़ा ना खोला था, दरवाजे के पीछे छुपा खड़ा था। मेरा प्रोग्राम यह था कि मेरे जैसे ही करीब आएंगे मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर शोर मचाता इनके सामने आ जाऊंगा। मैं इन्हें दहशत ज़दा करना चाहता था। वो लोग गाते बजाते जैसे ही मेरे घर के सामने आए, मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और चीख मारकर इन लोगों के ऊपर कूद गया। इन लोगों के ऊपर कूदते ही गाने बजाने की आवाज़ बंद हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे टेप को हाई स्पीड पर चला दिया गया हो। बस ची चू चा की आवाज़ें सुनाई दी। मेरे दोस्त बड़े शरारती थे। मैंने सोचा कि खुद डरने के बजाय मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। गली में गहरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इन्हें पकड़ने के लिए ऐसे ही इधर उधर हाथ चलाए तो मेरे कानों में एक अजनबी आवाज़ पड़ी। वो, हम नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त पीछे आ रहे हैं। इनकी आवाज़ सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूँ। मेरे दोस्त अभी नहीं आए थे। मैंने फ़कीरों की टोली को अपने दोस्त समझकर इन्हें डरा दिया था। मैं गली की इस सिमत बढ़ा जिधर से इन लोगों ने आना था। चंद मिनटों के बाद मैंने गली के अगले सिरे पर फिर गाने बजाने की आवाज़ें सुनी। इस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि ये फ़कीरों की टोली नहीं थी, मेरे अपने दोस्त ही थे। मुझे जल दे गए थे। मुझे इनकी इस शरारत पर बड़ा गुस्सा आया। मैं फ़ौरन वापस आया और फिर दौड़ता हुआ इनके नज़दीक पहुंचा। मेरे करीब पहुंचते ही वो फिर एकदम से खामोश हो गए। मैंने गुस्से से कहा, फ़कीर, मुझे परेशान मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, तुम मानोगे नहीं, आ जाओ। फिर हमारे साथ गाने बजाने की आवाज़ फिर आने लगी। ये आवाज़ ज़रा फासले से आ रही थी। मैं इनके पीछे फिर भागा। अब मुझे ताव आ गया था, मैं इस मर्तबा नहीं छोड़ूंगा, इनमें से किसी एक को काबू कर लूंगा। मैं जैसे ही नज़दीक पहुंचा गाना बजाना फिर बंद हो गया और आवाज़ आई, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़ कर उठाओ। फिर मुझे बाजुओं से दो लड़कों ने पकड़ लिया और तेज़ी से मुझे भगा कर ले चले। मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे मैं उड़ रहा हूँ। फिर मेरे घर में
काफ़ी आगे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे छोड़कर कहीं गायब हो गए हैं। अब दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मस्जिद पहुंच गए होंगे। मस्जिद नज़दीक ही थी। मैं दौड़ता हुआ मस्जिद में पहुंचा। मस्जिद के दरवाजे में बल्ब जल रहा था। मैंने दरवाजे में खड़ा होकर मस्जिद के अंदर देखा। वो बहुत छोटी सी मस्जिद थी। इसमें मुश्किल से 40-50 नमाजियों की गुंजाइश होगी। मस्जिद खाली पड़ी थी। मैं वापस होने लगा तो मैंने मस्जिद के पेश इमाम मौलवी मुख्तार को दरवाजे की तरफ आते देखा। मैं फ़ौरन रुक गया। मैंने कहा मौलवी मुख्तार से पूछ लूं कि हम यहाँ मेरे दोस्त तो नहीं आए। मौलवी साहब नज़दीक आए। मैंने देखा कि वो कुछ गुस्से में है। मेरे कुछ सवाल करने से पहले ही बोले, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। इनके गुस्से से डर कर मैं वहाँ से भाग आया और सीधा अपने घर आकर सो गया। सुबह जब स्कूल जाने के लिए कैसर मेरे घर आया तो मैंने दरवाजे से निकलते ही इससे शिकायत की, यार तुम लोग अजीब हो, मुझे छोड़कर तुम लोग कहाँ चले गए थे? मुझे अगर साथ नहीं ले जाना था मुझसे साथ चलने के लिए क्यों कहा था? कैसर मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। बोला, फुरकान हम लोग सुबह आए कब? मैं हमीद के गया, वो उठा ही नहीं, आवाज़ें दे दे कर थक गया। इसके बाद राशिद के घर गया तो मालूम हुआ इसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात को बुखार हो गया था। बस फिर मैं क्या करता, बोर हो गया, तुम्हारे घर भी आना आया। मैं जाकर खामोशी से सो गया। कैसर झूठ मत बोलो, ये कहकर मैंने तफसील से पूरा वाक़या सुनाया और आखिर में कहा, मैंने लोगों को मस्जिद तक जाकर तलाश किया, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो राशिद के घर चलो, वहाँ तुम्हें मालूम हो जाएगा। कैसे ठीक कह रहा था, इसने झूठ नहीं बोला था। इस बात की तस्दीक राशिद और हमीद से मिल गई। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि वो लोग कौन थे जिनसे फजर के वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। स्कूल से आकर मैंने खाना वाना खाया और फिर जोहर की नमाज़ पढ़ने चला गया। मस्जिद पहुंचा तो वहाँ इमाम साहब मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा, नमाज से फारिग होकर मैंने एक नमाजी से मौलवी मुख्तार के बारे में पूछा। मौलवी साहब कहाँ हैं? इस नमाजी ने बताया, मौलवी मुख्तार बीमार है। बीमार है? मैंने हैरत से कहा, सुबह तो मैंने इन्हें मस्जिद में देखा था। सुबह तुमने कैसे मस्जिद में देख लिया, जबकि वो सुबह मस्जिद आए नहीं? सुबह चौधरी साहब ने नमाज़ पढ़ाई थी। अब मैं बड़ा चकराया। मौलवी मुख्तार अगर मस्जिद आए नहीं तो सुबह मैंने किसको देखा था? उन्होंने बड़े गुस्से से कहा, जाओ घर जाओ, अभी हमारी नमाज हो रही है। तो वो नमाज किसकी हो रही थी? फुरकान मामू जब ये वाक़या सुनाकर खामोश हुए तो सबके चेहरे पर यह सवाल था कि वो नमाज किसकी हो रही थी। वो अगर लड़के नहीं तो फिर कौन थे? फुरकान मामू वो कौन थे? अकबर ने पूछा। वो जिन थे। फुरकान मामू ने अपने गिरद कंबल को अच्छी तरह लपेटते हुए कहा, इसका मतलब है मस्जिद में मौलवी मुख्तार की सूरत में जो शख्स आपके सामने आया वो भी जिन था। बेशक, क्योंकि मौलवी मुख्तार इस सुबह बीमार थे, वो घर से नमाज पढ़ाने निकले ही नहीं। फुरकान मामू